Hi students, this is our fourth lecture on ray optics. In this lecture we are going to see the reflection of a light. Okay. See, this one is a glass slab which is kept in air medium. So outside the slab, the medium is air. There are two mediums through which a light can transmit. Okay. Now this is called incident ray, which should be oblique to the medium interface. The refraction appears only if the ray is inclined. Okay. This is called point of incidence, and if we draw a perpendicular to this interface at the point of incidence, the perpendicular is called as normal. The angle between incident ray and the normal, this angle I, is called as angle of incidence. Okay. Now in absence of this glass slab, the light should travel a straight line path. This path is called as ओरिजिनल पाथ. ओके. तो लाइट, ये स्लैब अगर नहीं रहती यहाँ तो ऐसे सीधे चली जाती. ओके. लेकिन स्लैब है तो लाइट will refract, it will change its path. This ray is called as refracted ray, and the angle between refracted ray and normal, this R, is called as angle of refraction. Okay. Now at the other interface, light travels from denser to rarer. Okay. Here on first interface, light is coming from rarer and entering in a denser. Now on second interface, it travels in a denser and now enter in rarer medium. Okay. So this is refracted ray for second interface. This is angle of refraction R. Okay. Now this second refracted final emergent ray and the original path are always parallel to each other. ये ओरिजिनल पाथ और ये आखिरी जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को पैरेलल रहते. तो रे यहाँ से ट्रैवल होना था, लेकिन वो शिफ्ट हुआ और यहाँ तक उसकी शिफ्ट है. तो इस शिफ्ट को हम लैटरल शिफ्ट कहते. क्या कहते इस शिफ्ट को हम? लैटरल शिफ्ट. लैटरल मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस पाथ. ओके. और ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल डेल्टा से डिनोट किया. इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे. ओके. सो द फिनोमिना ऑफ change in a direction of a light when it passes from one transparent medium to another is called as refraction. एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट पास होगा तब वो उसका डायरेक्शन चेंज करता है. इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहेंगे. ओके. सो रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू Newton's corpuscular theory of light, it is because of sudden change in velocity. अगर velocity में sudden change हुआ तो वो लाइट जो रे है वो अपना पाथ की डायरेक्शन चेंज करेगा. ओके. तो उसने पहले लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में ज़्यादा है ऐसा बताया था. बाद में वो गलत प्रूव हुआ. हेगन ने जब वेव थ्योरी बताई लाइट की तो उसने प्रैक्टिकली बाद में ये प्रूव भी हुआ और उसने भी बताया कि लाइट की वेलोसिटी रेयरर मीडियम में ज़्यादा रहती और डेंसर मीडियम में कम. ओके. तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन?
it is bending of a light due to change in medium, due to change in velocity. Okay. Now see, when light travels from rarer to denser medium, ये ओरिजिनल पाथ है. ओके. जब वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ, ओरिजिनल पाथ से दूर और नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. ओके. कब? जब वो रेयर में से डेंसर में एंटर करेगा. व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ झुकेगा. ओके. यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आर वो छोटा है. आई इज ग्रेटर देन आर. ओके. व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकेगा. ओके. नाउ व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये डेंसर में से रेयरर मीडियम में ट्रैवल हुआ तो ये नॉर्मल से दूर चला जाता. ओके. इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. ओके. दोनों बात ध्यान में रखो. तो यहाँ आई जो है वो आर से छोटा है. ओके. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है. नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉ देखे थे 3, वैसे यहाँ भी रिफ्रैक्शन के 3 लॉ है. ये इंटरफेस है विच इज सेपरेटिंग टू मीडिया, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पाथ, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके. तो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन में रहते हैं. ओके. सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज टू द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल. ये नॉर्मल है, इसके लेफ्ट साइड को इंसिडेंट रे है तो इसके राइट साइड को रिफ्रैक्टेड रे है. दोनों अपोजिट साइड को होंगे. तो ये दोनों भी लॉ जो है वो रिफ्लेक्शन जैसे ही है. ओके. फर्क है ये तीसरे में. रिफ्लेक्शन में आई और आर इक्वल थे, यहाँ इक्वल नहीं. द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी साइन वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यू, ये दोनों का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता फॉर अ गिवन मीडिया, दिए वाले दो पेयर के लिए मीडिया के. ओके. दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. इसे स्नेल्स लॉ कहेंगे. द कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम. तो ये साइन आई अपॉन साइन आर, इसका रेशो जो कांस्टेंट रहेगा वो म्यू लेटर से दिखाएंगे हम, और इस कांस्टेंट को कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम. ओके. नाउ इन रिफ्रैक्शन the frequency and the phase remains constant. रिफ्रैक्शन में लाइट की फ्रीक्वेंसी और फेज नहीं बदलता, बट वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी एंड हेंस एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस इन अ डेंसर मीडियम. जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेवलेंथ भी कम होगी, लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो सकती. डिपेंड्स ऑन हाउ डेंस द मीडियम इज. एंड इंटेंसिटी अगर कम हुई तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा. ओके. वाइल विड्थ इंक्रीजेस, अगर लाइट डेंसर में गया तो उसकी विड्थ इंक्रीज होती है. ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है तो इसकी विड्थ जो है वो एयर में कम है, और रिफ्रैक्शन के बाद जब वो डेंसर मीडियम में गया तो इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई. ओके. तो ये जो विड्थ इन एयर और रेयरर मीडियम टू विड्थ इन अ डेंसर मीडियम, इसका रेशो जो है वो कॉस आई बाय कॉस आर से दिया जाता. कोसाइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन कोसाइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ
refraction, means width in a rarer medium upon width in a denser medium. Okay. Now when light enters from rarer to denser medium, deviation delta is given by, see here, this is normal straight line, this is original path straight line, means this angle I and this complete angle r plus delta are vertically opposite angle, hence equal. Okay, तो r प्लस डेल्टा इज i, तो r अगर लेफ्ट को लेके गए तो डेल्टा इज i माइनस r, तो i और r की जो मॉड वैल्यू होगी वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा. ओके, जब लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम r बड़ा रहता, ओके, i एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रहता, तो यहाँ i माइनस आर करने की जगह r माइनस आई करो. ओके, सो डेल्टा इज r माइनस आई. सो इन शॉर्ट, डेल्टा इज अ डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दोनों में का डिफरेंस का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, मॉड वैल्यू लेना है, उसे हम डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे. ओके, now we are going to see the relation between c, n and lambda. C is called as velocity of a light, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second in free space, that is air or vacuum. Okay, n is the frequency of a light and lambda is the wavelength of a light, and the relation is given by c is equal to n lambda. क्या रिलेशन है? c is equal to n lambda. You have studied this relation in lower standards also. Okay, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने लायक बात क्या है कि इन फ्री स्पेस, दैट इज इन एयर और वैक्यूम, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. तो आपने 7 कलर जो है विबजॉर विजिबल लाइट में, तो उसमें जब वो वैक्यूम में से ट्रैवल होंगे तो उसकी 7 के 7 कलर की वेलोसिटी सेम रहेगी. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो n और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा, फॉर एग्जांपल रेड की वेवलेंथ ज़्यादा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम. ओके, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम. दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. कहाँ? इन अ फ्री स्पेस और इन अ रेयरर मीडियम. ओके, नाउ इन अ डेंसर मीडियम n रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, और c और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे. जब प्रिज्म में लाइट एंटर करता है, वाइट लाइट, तो जो 7 कलर्स है वो सबकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्पीड भी ज़्यादा रहेगी. फॉर एग्जांपल रेड की स्पीड सबसे ज़्यादा रहती, तो सबसे ज़्यादा रेड की स्पीड है तो वो ज़्यादा बेंट नहीं होता, और वॉयलेट की स्पीड सबसे कम क्योंकि वेवलेंथ कम, तो वो ज़्यादा बेंट होता है. ओके, वो बाद में हम सीखने वाले हैं. अभी फ़िलहाल इतना याद रखो कि रेयरर मीडियम में c कांस्टेंट रहता, n और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते. डेंसर मीडियम में n कांस्टेंट रहता, c और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते. ओके, नाउ refractive index. Refractive index depends upon wavelength of a light, temperature and the pair of medium. वेवलेंथ अगर बदल गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, टेम्परेचर बदला तो डेंसिटी चेंज होगी, डेंसिटी बदली तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा. और पेयर ऑफ मीडियम, एयर में से ग्लास में आता है, या वाटर में से ग्लास में आता है, या स्पिरिट में से ग्लास में आता है लाइट, उस पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड होगा. सो ये पेयर ऑफ मीडियम पे डिपेंड है. तो वेवलेंथ जो है और टेम्परेचर जो है उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा. तो वेवलेंथ और टेम्परेचर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है.
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ है उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते, और फ्री स्पेस में से अगर किसी डेंसर मीडियम में लाइट आता है तो उस डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ओके, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर एंड मिनिमम फॉर रेड कलर। क्यों? क्योंकि वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे कम होगा। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम का, वो नीचे लिखना, विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, जिसमें से लाइट आता है वो मीडियम का जो सिंबल है वो हम ऊपर लिखेंगे, जिसमें लाइट एंटर करेगा उस मीडियम का हम नाम नीचे लिखेंगे। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, मतलब रेयरर में से डेंसर में लाइट आती है, रेयरर में से डेंसर में। ओके, विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेयरर मीडियम। ओके, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ओके, अभी हमने इससे पहले बताया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर, विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। ओके, तो डेंसर और रेयरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये गिवन पेयर के लिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। ओके, ये एक बात ध्यान में रखो। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, रेयरर ऊपर है तो विच इज इक्वल टू वेवलेंथ इन अ रेयरर अपॉन वेवलेंथ इन अ डेंसर। ये आर ऊपर तो यहाँ भी आर ऊपर, यहाँ डी नीचे तो यहाँ भी डी नीचे। ध्यान में रखो, कुछ बच्चे गलतियाँ करते, ऊपर नीचे कर देते। ओके, यहाँ देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आर ऊपर है तो डी यहाँ ऊपर, मतलब आर ऊपर यहाँ आर नीचे, यहाँ डी नीचे यहाँ डी ऊपर, उल्टा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। लेकिन यहाँ वेवलेंथ के लिए आर ऊपर तो यहाँ आर ऊपर। ये याद रखने के लिए ट्रिक्स बता रहा मैं, यहाँ कुछ भी गलती नहीं होना प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम with respect to rarer is a ratio of wavelengths in a rarer to denser medium. Also, it is equal to ratio of velocities from rarer to denser medium. So, यहाँ भी r ऊपर तो velocity के लिए भी r ऊपर। Okay, so velocity in a rarer upon velocity in a denser. स्नेल्स लॉ के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर इज साइन आई बाई साइन आर एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। यहाँ आई सी जो है वो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल। जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे तब ये क्रिटिकल एंगल के बारे में और ज़्यादा समझ के लेंगे, लेकिन फिलहाल ये फार्मूला याद रखो। ओके, तो 1 अपॉन साइन आई सी ये डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है। अगर रेयरर मीडियम का लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन इट शुड बी साइन आई सी, नॉट 1 अपॉन। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम इज tan ऑफ आई पी। आई पी इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। जब हम पोलराइजेशन सीखेंगे तब हम आई पी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देखेंगे। ओके, सो दिस इज फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कौन से भी दो पेयर को अगर हम ले लिया जाए, कौन से भी दो पेयर, तो हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी अगर आई दिया है, आर दिया है, वेलोसिटी इन एयर मालूम है,
तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी निकालो, ऐसा अगर प्रॉब्लम आया तो ये दो पेयर सेलेक्ट करो। ओके, वेवलेंथ दिए है और क्रिटिकल एंगल निकालो बोला, तो ये लैम्डा आर बाई लैम्डा डी इज इक्वल टू 1/sin IC, ऐसा आप कर लो। ओके, तो ये नंबर ऑफ फार्मूली है, इतनी एक लाइन याद रखे तो बहुत सारे फार्मूली याद हो जाते। ओके, ये दोनों की पेयर 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले से पेयर किया, ये 8 9 10 11 12 13, तो कम से कम ये 20-25 फार्मूले है। ओके, तो ये पूरा ध्यान में रखो, कौन सा ऊपर लिखना है कौन सा नीचे लिखना है ये भी ध्यान में रखो। हाँ, फिर से एक बार देख लो कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लेना है तो यहाँ आर ऊपर है तो यहाँ आर नीचे आएगा। ओके, और अगर डेंसर टू रेयरर और रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में का रिलेशन लिखना है तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगी। वेवलेंथ का रेशियो लिखना है या वेलोसिटी का रेशियो लिखना है तो यहाँ आर ऊपर, जो मीडियम ऊपर, वही मीडियम की वेवलेंथ और वेलोसिटी ऊपर लिखेंगे। डेंसर मीडियम के लिए sin I बाई sin R फार्मूला है, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin IC है। ओके, रेयरर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin IC होगा, डेंसर का 1/sin IC होगा। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी। देखिए ये ग्लास स्लैब है, नॉर्मल लिखिए, ये ओरिजिनल पाथ है लाइट का, तो लाइट जब इंसिडेंट होगा तो ऐसे इस पाथ से वो ट्रैवल होगा। यहाँ हमने सोर्स रखा है और यहाँ से नीचे के एंड से हम देखेंगे तो ये पाथ है, लेकिन अगर उल्टा कर दिए, हमने नीचे सोर्स रखा और ऊपर से देखेंगे तो लाइट कैसे ट्रैवल होगा, तो लाइट उसी पाथ से ट्रैवल होगा। ओके, तो जिस पाथ से वो आया था उसी पाथ से लाइट रिवर्स में ट्रैवल होगा। ओके, तो इसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो दोनों तरफ से लाइट उसी पाथ को ट्रेस करते हुए जाएगा। ओके, तो रे ऑफ अ लाइट obeys the principle of reversibility. Thus, refractive index of rarer medium with respect to denser medium is refractive index of denser with respect to rarer is 1/ refractive index of rarer to denser. ये रिवर्सिबिलिटी से फार्मूला मिलता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। ओके, एग्जाम्पल, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर 3/2 है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास 2/3 होगा। ओके, वाटर का विथ रेस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो एयर का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर होगा 3/4। ओके, इसे रिवर्सिबिलिटी का लॉ कहेंगे। तो इसी लॉ से अब हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया अगर कंसीडर करें, ये रेयरर मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, एयर लेंगे हम, ये दूसरा मीडियम है, कुछ भी लिक्विड भी ले सकते आप, ये तीसरा मीडियम है, और यहाँ फिर से एयर है। तो लाइट एयर में से फर्स्ट मीडियम में से दूसरे में रिफ्रैक्ट होगा, फिर ये सेकंड से थर्ड मीडियम में रिफ्रैक्ट होगा, फिर ये थर्ड में से आगे और रेयरर मीडियम में फिर से रिफ्रैक्ट होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट में से लाइट सेकंड में आता है तो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन फर्स्ट। अभी हमने फार्मूला जो देखा उस पे से लिखा। ओके, तो अब ये सेकंड और थर्ड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड अपॉन सेकंड। ओके, अब ये लास्ट इंटरफेस जो है ये थर्ड, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 ओके इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3।
अब हम ये तीनों का प्रोडक्ट करेंगे। ओके, ये लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये राइट साइड का प्रोडक्ट, ये राइट साइड का प्रोडक्ट। इसमें म्यू टू कैंसिल, म्यू थ्री कैंसिल, म्यू वन कैंसिल, तो ये पूरा राइट साइड कैंसिल हुआ तो 1 बच जाता। ओके, तो मुझे ये तीनों रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। तो इसमें से कुछ नहीं दिया तो हम वो निकाल सकते। ओके, नाउ व्हाट इज lateral shift? See, this one is a glass slab, this is normal, this is original path. Okay, incident ray, refracted ray again get refract on the second interface. This is angle of incidence, angle of refraction, this is angle of डेविएशन डेल्टा। ओके, तो ये जो है परपेंडिकुलर ए बी निकाला, इसे हम थिकनेस टी ऑफ अ ग्लास स्लैब कहेंगे। और रे ओरिजिनल पाथ से यहाँ तक लैटरली शिफ्ट हुआ तो ये यस जो है वो लैटरल शिफ्ट है। ओके, सो यस इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट एंड टी इज कॉल्ड एज thickness of a glass slab. Now we are going to derive the equation for lateral shift. So see triangle ABC, ABC triangle, ये ट्रायंगल में हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल R है, तो इसकी एडजेसेंट साइड T मालूम है और इसका हाइपोटेनियस AC है, तो हम cos R लिखेंगे T बाई AC, साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस cos R। ओके, तो मुझे AC की वैल्यू मिलती है, AC अगर लेफ्ट को लेके गए cos R राइट को, तो AC इज इक्वल टू T अपॉन cos R मिलेगा। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल देखो ADC। ओके, ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में D जो एंगल है वो राइट एंगल है, ये डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, इसके सामने की S शिफ्ट हमें निकालना है और इसका हाइपोटेनियस फिर से AC है। ओके, कॉमन हाइपोटेनियस इन दिस टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो हमें डेल्टा के सामने की साइड निकालनी है, तो हम साइन डेल्टा यूज करेंगे। साइन डेल्टा में साइड अपोजिट S अपॉन हाइपोटेनियस AC, S और AC है T बाई कॉस R, तो 1 अपॉन AC होगा cos R बाई T। ओके, तो हमें यस निकालना है, तो T लेफ्ट को T इंटू साइन डेल्टा और cos R भी लेफ्ट को 1 अपॉन कॉस मीन्स सेक रहता। ओके, तो T इंटू सेक R इंटू साइन डेल्टा, और डेल्टा को हम I माइनस R लिख सकते, इसलिए यस इज इक्वल टू T इंटू सेक R इंटू साइन I माइनस R। ओके, तो I R दिया, थिकनेस दिया तो शिफ्ट निकाल सकते, या शिफ्ट दिया थिकनेस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया तो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकाल सकते। ओके, ये लैटरल शिफ्ट है। अब हम देखेंगे एपरेंट डेप्थ। ओके, एक एपरेंट डेप्थ, अगर हम टैंक जो है टैंक उसमें क्रॉस देखो, पानी भरे वाला टैंक में क्रॉस देखो तो उसका बॉटम ऊपर उठे वाला दिखता। ओके, वो लिफ्ट हुआ है ऊपर ऐसा फील होता। वो टैंक की डेप्थ हमें ज़्यादा नहीं दिखाई देती जब हम क्रॉस देखते हैं। बकेट में बॉटम को एक कॉइन डालो और उसको क्रॉस देखो, परपेंडिकुलर देखोगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये जो इफेक्ट है वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए देखना है हमें क्रॉस। ओके, तो क्रॉस देखने के बाद वो कॉइन जो है वो ऊपर उठे वाला हमको दिखता। ये क्यों दिखता है ऐसे? देखो, एक लिक्विड मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है। ओके, तो इसके नीचे एक ऑब्जेक्ट है, पानी के अंदर नीचे एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो वो अगर देखना है तो इसमें से लाइट एमिट होगी,
ये सोर्स ऑफ लाइट एक्ट करेगा। डेंसर से रेयरर में जाते वक्त अवे फ्रॉम नॉर्मल झुकेगा, तो यहाँ पे हमें यहाँ से हम उस रे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को वही देख पाते जो स्ट्रेट लाइन में है। तो अपने लिए ये जो स्ट्रेट लाइन है ये, तो ऑब्जेक्ट ये स्ट्रेट लाइन पे दिखना चाहिए लाइक दिस। ओके, तो यहाँ मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे है लेकिन दिखाई दिया ऊपर, तो ये जो है वो शिफ्ट है उस ऑब्जेक्ट की। ओके, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ h कंसिडर करूं और ये जो नया ऑब्जेक्ट की इमेज हमें मिली उसकी टॉप से जो डेप्थ है उसे मैं h डैश कंसिडर करता हूँ। ये ऊपर से डिस्टेंस h डैश, ये ऊपर से नीचे का डिस्टेंस h। h इज अ रियल डेप्थ एंड h डैश इज कॉल्ड एज एपरेंट डेप्थ। ओके, तो ये दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँ h माइनस h डैश, तो मुझे शिफ्ट ये शिफ्ट जो है वो शिफ्ट मिलेगी। ओके, तो ये एपरेंट डेप्थ है। सो h इज अ रियल डेप्थ, h डैश इज एपरेंट डेप्थ और s is a shift. Okay, now we are going to calculate, derive the equation for shift. Okay, now here real depth is greater than apparent depth. ये real depth ज़्यादा है, apparent depth कम है. Okay, so refractive index of a denser medium is real depth upon apparent depth. It is h upon h dash. अब कुछ बच्चों का हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन रहता, एपरेंट अपॉन रियल है या रियल अपॉन एपरेंट है। तो सीधी बात है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 रहता। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 आना है तो ऊपर जो है वो न्यूमरेटर बड़ा होना डिनोमिनेटर से। तो यहाँ रियल डेप्थ बड़ी है तो रियल डेप्थ न्यूमरेटर में लेना, एपरेंट डेप्थ डिनोमिनेटर में। ओके, so refractive index of a denser medium is real depth upon apparent depth, which is h by h dash. Okay, h by h dash. So I will get h is equal to, ये h dash left को लेके गए तो refractive index of a denser medium into apparent depth means real depth, और ये h डैश लेफ्ट को और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर राइट को लेके आए तो मुझे h डैश मिलता h अपॉन म्यू डी। ओके, तो रिफ्रैक्टिव एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ओके, तो यस का फार्मूला जो है, यस शिफ्ट मीन्स h माइनस h डैश रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ओके, तो यहाँ h की वैल्यू अगर डाल दी या h डैश की वैल्यू डाल दी तो मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे। यहाँ मैं क्या करता, h डैश की वैल्यू डालता, यहाँ h डैश मीन्स h बाई म्यू डी, h बाई म्यू डी, h कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ओके, ये शिफ्ट का फार्मूला है, रियल डेप्थ इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। या फिर मैं ऐसा करूँ कि h का फार्मूला यहाँ रख दूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर इंटू h डैश माइनस h डैश, और उसमें से h डैश कॉमन ले लूँ तो मुझे फार्मूला मिलता h डैश मीन्स एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम माइनस 1। ओके, h डैश इंटू म्यू डी माइनस 1, ये शिफ्ट का फार्मूला है। ओके, ये एपरेंट डेप्थ है। अब इसके उल्टा ऊपर होगा, जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो और ऊपर उठ जाता, मतलब उसकी एपरेंट डेप्थ और ज़्यादा हो जाती। तो वहाँ नीचे से हमने ऊपर देखा तो रियल डेप्थ कम और एपरेंट डेप्थ ज़्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम मतलब एपरेंट अपॉन रियल होगा। ओके, उसके हिसाब से ये फार्मूले बदलेंगे। ओके, तो ध्यान में क्या रखना है, तो डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वो ग्रेटर देन 1 रहता, तो बड़ा
जो है डेप्थ, जो डेप्थ बड़ी है वो ऊपर लिखना। ओके, तो जब हम ऊपर से रेयरर में से डेंसर में देखेंगे तो रियल डेप्थ बड़ी रहती, तो वो ऊपर लेना। डेंसर में से रेयरर में देखेंगे तो एपरेंट डेप्थ बड़ी रहती, वो ऊपर ले लेना। ओके, नाउ व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट? सी, दिस इज अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड थिकनेस टी। ओके, तो ये स्लैब के एक साइड को मैं ऑब्जेक्ट रखूँगा ओ, और उसको दूसरे साइड से ऑब्जर्व करूँगा, तो रेज ऑब्जेक्ट से जो निकलेंगे वो ऐसे रिफ्रैक्ट होंगी। ओके, और यहाँ मुझे देखा तो वो ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखता है। ओके, स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, तो ऑब्जेक्ट जहाँ है वहाँ नहीं दिखाई देगा, तो वो यहाँ दिखाई देगा हमें ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो शिफ्ट है इसे हम नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे। दिस शिफ्ट इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इंटरफेस, सो इसे नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे। ओके, तो ये नॉर्मल शिफ्ट का जो फार्मूला है वो है S इज इक्वल टू थिकनेस T इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू। थिकनेस T, म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब। ओके, तो नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला है S इज इक्वल टू T इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पे MCQ भी एग्जाम में ज़्यादा आते, बहुत बार पूछा है। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन देखो। ओके, ये स्पेरिकल सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इसके लेफ्ट को एक मीडियम है, इसके राइट को दूसरा मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2। ओके, मीडियम 1 से 2 में लाइट एंटर करेगा, या ऑब्जेक्ट अंदर रखा तो 2 में से 1 में एंटर करेगा। ये जो सरफेस है वो कॉन्केव सरफेस है। ओके, यहाँ भी लेफ्ट को मीडियम 1, राइट को मीडियम 2। ओके, देन रिफ्रैक्शन का फार्मूला होगा यहाँ μ2 माइनस μ1। μ2 मतलब जिसके अंदर लाइट पास होगी, ऑब्जेक्ट हमने बाहर रखा तो इमेज अंदर मिली। ओके, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व पोर्शन। ओके, तो कॉन्वेक्स के लिए वो पॉजिटिव और कॉन्केव के लिए वो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव रहती, ये भी ध्यान में रखना। μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 बाई v। μ2 इसमें v इमेज डिस्टेंस, ओके, माइनस μ1 बाई u, ऑब्जेक्ट रखा μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में, तो इट इज μ1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये रिफ्रैक्शन का फार्मूला होगा फॉर स्पेरिकल सरफेस। ओके, तो क्या फार्मूला है फिर से देखो, μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u, जो हमने इससे पहले मिरर फार्मूला देखा। ओके, उसको 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, उसी टाइप का है, टाइप का बोला मैं, उसी टाइप का है, खाली ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस लिखने हैं। तो आर जब रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे लेफ्ट साइड को, तो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का डिफरेंस लिखेंगे। वी के ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है वो इमेज कौन से मीडियम में फॉर्म होती है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो। देखो इमेज ये सेकंड मीडियम में फॉर्म हुई, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख दिया। यू ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, तो मीडियम 1 में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ऊपर लिखना, माइनस साइन है दोनों के बीच में। ओके, तो μ1 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम from which light rays are coming from object. μ2 is the refractive index of a medium in which light rays are entering. U is the object distance, V is the image distance, and R is the radius of curvature. So this is refraction from spherical surface.
अब ये फार्मूला हम डिराइव भी कर सकते, वैसे एनसीईआरटी के बुक में इसका डेरिवेशन भी दिया है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये फार्मूला भी याद रखें हम तो भी चलेगा। डेरिवेशन वैसे आप पढ़ लोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। नाउ लैटरल मैग्निफिकेशन फॉर दी स्पेरिकल सरफेस, अभी जो स्पेरिकल सरफेस दिया उसमें मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होगा? इट इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज विच इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 इंटू v बाई u, ओके। सी एक बार यहाँ v मतलब इमेज जिस मीडियम में प्रोड्यूस हुई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके साथ लिया था, ओके, μ2। अब यहाँ v का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा है, u का ऊपर, ये बात ध्यान में रखो, हाँ, ओके। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 इंटू वी बाई यू। तो पहले हमने मिरर के फार्मूला में भी आई बाई ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, ये फार्मूला मैग्निफिकेशन का याद किया था, लेकिन इसमें एडिशनल क्या है, वी बाई यू को मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग अपॉन इन विच इमेज इज फॉर्म्ड, ओके। ये बात ध्यान में रखना। नाउ दिस इज इनफ फॉर टुडे। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।